आपका स्वागत करता है सुबह से शाम तक की गतिविधियों के साथ। मैं हूं आपके साथ शिवा। लेकिन खबरों का आगाज करें इससे पहले आज की अहम सुर्खियां। धोखे में रखकर शादी के बाद पत्नी से कराने चला देह व्यापार, कुकर्मी पति गिरफ्तार। चोरी के लाखों की गेहूं बरामद, एक गिरफ्तार, सरगना की तलाश जारी। और मात्र 3 वोट से हारने के बाद पंचायत समिति उम्मीदवार ने प्रशासन पर लगाया धांधली करने का आरोप, डीएम को सौंपा ज्ञापन। तो ये थी आज की सुर्खियां और आइए अब आपको बताते हैं आज की खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में धर्म की गलत जानकारी देकर शादी करने के बाद देह व्यापार के लिए दबाव देने का आरोप लगाते हुए अहियापुर थाने इलाके की एक लड़की ने अपने ही पति पर थाने में मामला दर्ज करवाया है। आरोपी पति का नाम मोहम्मद गुलाम रसूल है। वह वर्तमान में अमर सिनेमा रोड में रहता है। पीड़ित लड़की ने बताया कि गुरुवार की देर शाम आरोपी देह व्यापार कराने के लिए उसे बाइक से उसे वैशाली गढ़ ले जा रहा था। इसी क्रम में वह कर्जा थाने की अख्तियारपुर में कूद गई और शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण जुड़ गए और उसकी मदद से आरोपी को कर्जा पुलिस के हवाले कर कानूनी कार्रवाई की मांग करने लगे। जानकारी के अनुसार पीड़ित लड़की बेतिया जिले की रहने वाली है। पिछले दिनों गुलाम रसूल नामक एक युवक से उसकी जान पहचान हो गई। युवक ने उसको नहीं बताया था कि वो मुस्लिम है। कोर्ट में जाने के बाद लड़के का जब उसका आधार कार्ड देखा तो वह दंग रह गई, क्योंकि गुलाम रसूल ने लड़की को अपना नाम बबलू राय बताया था। फिलहाल आरोपी गुलाम रसूल को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि लड़की का कोर्ट में बयान कराकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी, हम पहले प्रोग्राम करते थे, जागरण में काम करते थे। तो ये हमको मिले 2019 में मिले हमको। तो बोले बोल का ये सब तुमको छोड़ा देंगे, मेरा मम्मी पापा बोल का कोई नहीं है, तुमको अच्छा से ले चलेंगे, अच्छा से घर पे रखेंगे। तो इनसे हम जात पूछे कि आप कौन बिरादर हो, तो बोले बोल का कि हम रायजी हैं। उसके बाद में फेक आईडी अपना भी बनवा लिए और हमारा भी बनवा दिए। साल भर से रहने लगे। उसके बाद में मेरे साथ में जो सोए हुए थे वो वीडियो बना लिए। बोले कि हम बोले कि अब साल बीती, आप कोर्ट मैरिज कर लो। तो बोले बोल का ठीक है चलो कर लेते हैं। ले गए वकील के पास में, झूठा कोर्ट मैरिज के कागज़ बनवा लिए। बोले कि बोल का तुम बैठे रहो, खाली अपना आधार कार्ड दो, बोल का हम करा के लेके आते हैं। करा लिए। उसके बाद में लेकर के आए कागज़। बोले कि बोल का इस पे साइन तुम खाली कर दो। उस पर हम साइन का करके दे दिए। लेकर के चले गए। बोले बोल का शादी हो गया। तो हम बोले कि जब आधार कार्ड ये निकाले, जब हम कागज़ पूरा देखे तो हम बोले कि आप तो मुस्लिम हो, क्यों बोलो कि हिंदू हम हैं। आप तो बोले पहले कि हम हिंदू हैं, तो आप तो हिंदू है नहीं। तो ये बोले कि बोल का क्या हो गया, बोल का ज़्यादा अगर बोलेगी ना तो तुमको क्या तो जान से मार देंगे, ना तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे, ना तो मीडिया वाला लोग को दे देंगे, तो कहीं लायक नहीं रहेगी। बोल का नहीं घर पे जाने लायक रहेगी ना बाहर में रहेगी, और तुमको चाकू वाकू मार और कर यहीं पे फेंक देंगे। कल क्या हुआ? कल सर 21 तारीख को हम जा रहे, मतलब घर पे सोए हुए थे। ये हमको ज़बरदस्ती उठाया, हमसे गलत कराने के लिए वैशाली गढ़ पर ले जा रहे थे। क्या गलत है? दे व्यापार? जी। अच्छा। तो हम बाइक पर से कूद गए। बाइक पर से कूदे, जो पब्लिक लोग के देखे तो हम जान बचाने के लिए बाइक पर से कूदे। इस सुबह में उठ कर के 5 पुड़िया स्माइक लाए, स्माइक पी लिए। उसके बाद में नशा में हो गए। हमको गलत कराने के लिए ले जा रहे थे। तो हम बाइक पर से जब आदमी पब्लिक देखे तो हम अपना जान बचाने के लिए हम कूदे बाइक पर से। तो पब्लिक लोग हमको बैठाया, इसको भी पकड़ा तो पुलिस के हवाले किया। कितना साल इसके साथ रही आप? 2 साल रहे हैं। गलत भी किया? जी, गलत भी करवाया भी है। कहाँ रखा था लेके आपको?
पहले रहता था सर मेडिकल तर, उसके बाद में 0 माइल, उसके बाद में यहाँ लिया अमर सिनेमा रूम लिया हुआ। आप क्या चाहती हैं? हम न्याय चाहते हैं सर कि मेरे साथ हुआ फिर कल होकर के दूसरे लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। इसको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। लड़की का बयान हुआ? लड़की का 61 का बयान हो गया है, माननीय न्यायालय में लाए हैं, उसके न्यायालय का आदेशानुसार 64 का बयान होगा। आगे कार्रवाई किया जाएगा। आगे इसको अभी न्यायालय में प्रस्तुत करके इसको हिरासत में भेजा जाएगा आदेशानुसार न्यायालय के, और न्यायालय के जो आदेश होगा उसके आगे की प्रक्रिया लागू की जाएगी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने चकिया से चोरी की गई गेहूं लोड ट्रक को अहियापुर थाना के जपहा द्रोणपुर गांव से बरामद कर लिया है। पुलिस ने एक साथी प्रमोद कुमार को गिरफ्तार भी किया है। ट्रक चालक ने चकिया से 27 टन गेहूं लोड कर पटना जा रहा था। चालक चंद्रमोहन यादव ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार को ट्रक पर गेहूं लोड कराकर चकिया पेट्रोल पंप पर खड़ी कर चले गए। इसी दौरान ट्रक गायब हो गया। इधर चकिया थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि जीपीएस की मदद से अहियापुर के द्रोणपुर गांव के निवासी प्रेमलाल शाह के घर में चोरी की गई हुई गेहूं उतारा जा रहा था। पुलिस की माने तो चोरी की गेहूं खरीदने वाले घर मालिक अनिल कुमार ने एक बड़े गिरोह को चलाते हैं, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। जब्त गेहूं की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। आज दिनांक 23/10/11 को दिन के करीब 1 बजे चंद्रमोहन कुमार पिता महेंद्र राय, ग्राम कोठिया हरिराम, थाना महेसी, जिला पूर्वी चंपारण के द्वारा चकिया थाना पर टेलीफोनिक सूचना दिया गया कि मेरा एक 10 चक्का ट्रक चकिया थाना क्षेत्र के बंजहुला के पास स्थित शाम्भवी पेट्रोल पंप के पास खड़ा था, जो कि रात्रि में गेहूं सहित चोरी कर लिया गया है। इनके द्वारा दिए गए सूचना के आधार पर मैंने चकिया थाना कांड संख्या 341/21, 379/411, 379 का दर्ज किया और जीपीएस लोकेशन के आधार पर जब अनुसंधान प्रारंभ किया तो पता चला कि उक्त चोरी की गई ट्रक को अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहा बेलाही गांव में लगाया गया है। अहियापुर थाना प्रभारी का सहयोग लेते हुए जब मैंने पुलिस कार्रवाई की तो झपहा बेलाही के अनिल कुमार शाह के गोदाम में चोरी किया गया गेहूं रखा पाया गया तथा चोरी किए गए ट्रक को भी झपहा बेलाही से जब्त किया गया। आरोपी गिरफ्तार है? हाँ, गेहूं की जब्ती के बाद जब इसमें शामिल व्यक्तियों की तलाश की गई तो प्रमोद कुमार राय नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो इस घटना में शामिल था और उसी ने ट्रक चोरी कर यहाँ तक लाया था। वह व्यक्ति भी द्रोणपुर का ही रहने वाला है। उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और सारे चोरी किए गए सामानों एवं ट्रक को पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। घर मालिक फरार है क्या? हाँ, अभी तक घर मालिक छापामारी के दौरान फरार पाए गए। आगे कार्रवाई सर इसमें आगे की कार्रवाई है कि घर मालिक अनिल कुमार शाह की गिरफ्तारी होगी और उनके घर में इस गेहूं के अलावा अन्य कौन कौन सा सामान चोरी का रखा गया है इसकी भी जांच की जाएगी। आर्मी के अभ्यर्थी ने सेना भर्ती की लंबित लिखित परीक्षा कराने की मांग को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय तक प्रतिवाद मार्च निकाल के जिलाधिकारी प्रणब कुमार को ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने बताया कि 28 जनवरी 2021 को आर्मी भर्ती में जिन छात्रों ने फिजिकल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और फिर मेडिकल की परीक्षा निकाला और अंतिम प्रक्रिया लिखित परीक्षा होती है, जिसके बाद अभ्यर्थी सबका मेरिट बनता है, लेकिन बार बार कोरोना का हवाला देते हुए इनसे लिखित परीक्षा को टाल दिया जाता है। जहां एक और सैनिक स्कूल, नेतरहाट जैसे संस्थानों के एग्जाम लिए जा रहे हैं, वहीं ARO मुजफ्फरपुर बार बार लिखित परीक्षा का दिन निकाल उसे बार बार कैंसिल कर देती है, जिससे अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। 7 जिले के लगभग 1700 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा नहीं होने से परेशान हैं। इन 7 जिले में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, सिवान, मोतिहारी शामिल है। हम लोग आज पिछले 9 महीना पहले हम लोगों का फिजिकल हो चुका है आर्मी में, मेडिकल भी ले लिया गया था, लेकिन कोरोना के कारण जो है हम लोगों का रिटर्न मतलब टाल दिया जा रहा है। 1-2 बार डेट भी आया था लेकिन रिटर्न लिया नहीं गया और अभी हम लोग देख रहे हैं कि विभिन्न एग्ज़ामों को लिया जा रहा है। कैट, फ्लैट, पैट वगैरह एग्ज़ाम को लिया जा रहा है
लेकिन हम लोग जहाँ आर्मी की तैयारी करने वाले हैं तो हम लोग का कोई एग्ज़ाम अभी तक नहीं लिया गया है। इसी को लेकर के हम लोग एक राष्ट्रपति के नाम से पत्र लिखे थे, जो द्वारा DM करके लिखे हुए थे, और आके हम लोग लगभग 100 बच्चे आके यहाँ पे DM सर के ऑफिस में रिसीव करवाए हैं और उसको आगे राष्ट्रपति जी हम लोग का दौर निकला हुआ दौर निकाले हुए हैं। क्या आश्वासन मिला जी? यहाँ DM सर अभी नहीं मिल पाया है। बोला गया है कि 1-2 दिन में अभी चुनाव से फ्री होते हैं DM सर, तो उसके बाद मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग का भर्ती 2021 का है। 2021 में 30 जनवरी से हम लोग का भर्ती स्टार्ट था और करीबन मेडिकल लेकर 15 फरवरी तक हम लोग का मेडिकल और फिजिकल पूरा क्लियर हो गया था और हम लोग का एडमिट कार्ड पे 25 अप्रैल 2021 को एग्ज़ाम डेट मिला, एडमिट कार्ड मिला और 25 अप्रैल को हम लोग का एडमिट कार्ड मिला और 2 दिन पहले पोस्टपोन्ड हो गया एग्ज़ाम, मात्र 2 दिन पहले। फिर उसके बाद 25 जुलाई को एडमिट कार्ड मिला और फिर मात्र 2 दिन पहले पोस्टपोन्ड हो गया। फिर उसके बाद 29 अगस्त को हुआ, वो भी पोस्टपोन्ड हो गया। फिर 31 अक्टूबर को था, वो भी पोस्टपोन्ड हो गया और फिर नवंबर में अभी होने की चांस है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि हो सकता है। अब बार बार कोविड के कारण हम लोग का भर्ती पोस्टपोन्ड हो जा रहा है एग्ज़ाम, और उसमें ये भी लिखा जा रहा है कि कोविड के कारण हो रहा है। कोविड के कारण हम लोग का एज हुआ 17.5+, दोनों डोज ले चुके हैं। आपका सैनिक स्कूल, SSC, रेलवे, सारा चीज़ का एग्ज़ाम हो रहा है। उसमें एज बच्चा, छोटा बच्चा के लिए स्कूल है, चालू है स्कूल, कोचिंग क्लास खुला हुआ है। हम लोग 1500-1800 लड़का हैं, बैठ के ग्राउंड में एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, हमसे आप लोगों से यही निवेदन है कि हमारी बात राज्य सरकार को कहें, राज्य सरकार केंद्र सरकार से बात करे और हम लोग को एक पक्का डेट मिले कि हाँ इस डेट पे आपका एग्ज़ाम होगा। और घर से आने में हम लोग को दिक्कत होता है, बार बार बुलाया जाता है, एडमिट कार्ड पोस्टपोन्ड हो जा रहा है, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जा रहा है। यहाँ पे ARO सर के पास जाते हैं हम लोग तो कोई आश्वासन नहीं मिल पाता है। वहाँ पे बोलते हैं कि ऊपर से कोई आदेश ही नहीं आया हुआ। बाजार समिति प्रांगण में मुशहरी प्रखंड की मतगणना में खबड़ा पंचायत समिति पद पर मीना देवी को 241 मत से विजेता घोषित किया गया। इसकी थोड़ी देर बाद अनुजा देवी को 3 मत से विजय होने की घोषणा कर दी गई, जिसे लेकर शनिवार को मीना देवी ने जिलाधिकारी प्रणव कुमार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, मतगणना कराने की मांग की है। मीना देवी का कहना है कि मतगणना केंद्र पर वीडियो के द्वारा उन्हें फोन कर बुलाया गया और कहा गया कि अनुजा देवी 3 मत से विजयी हो गई हैं। इसके बाद वीडियो से उन्हें यह भी कहा गया कि जहां जाना है जाओ, कुछ नहीं कर सकते, जिसके बाद वह EVM की जांच कराने की मांग करते रहे और कोई सुनवाई नहीं हुई। तब वह थककर उन्होंने आज शनिवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप पुनः मतगणना कराने की मांग की है। निर्वाचन क्षेत्र 17 से खबरा में 241 वोट से मैं विजयी हुई हूँ, जो 7:30 बजे घोषणा भी कर दी गई थी। तो हम लोग ने प्रस्ती पत्र लेने के लिए वहाँ पर बैठे थे, करीब 4 घंटा बैठाया गया। 10:30 बजे ये पता चला कि जो हमारे विरोधी पार्टी है वो 3 वोट से जीत गए हैं और वो प्रस्ती पत्र लेने आए हुए हैं। तो हमने ये BDO साहब से बात किया, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैं बार बार गुहार लगाती रही, उन्होंने नहीं सुना। मैं एक आवेदन भी लिख कर दी, आवेदन भी उन्होंने नहीं लिया, आवेदन भी फेंक दिया। बोला जहाँ जाना है जो करना है कीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद 1 बजे तक मैं उनके पीछे पीछे घूमते हुए मैं घर चली आई। जिलाधिकारी से मिले और फिर आज जिलाधिकारी से अपना जो भी मुद्दा है हमने उनको रखा कि मुझे ओपनिंग करवाकर और जो सच है वो सबके सामने साबित करें। जिले में हो रहे पंचायत चुनाव 7वें चरण के चुनाव नामांकन में प्रत्याशियों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 32 मीनापुर से डॉक्टर ओम प्रकाश ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से मीनापुर काफ़ी पिछड़ा हुआ है। मीनापुर हर साल बाढ़ की त्रासदी का शिकार होता है, लेकिन लोगों को सुविधा नहीं मिलती है। खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। अगर इस बार जनता उनको चुनती है तो क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से किया जाएगा। जब तक सेवा में युवा नहीं आएंगे, नई सोच कहाँ से डेवलप करेगा। तो मेरा नारा यह है कि युवा जोश, नई सोच, युवा आएंगे आगे बढ़ करके तो अपने विकास होगा। नया नया टेक्नोलॉजी के अनुसार अभी बहुत से टेक्निकल क्षेत्र में शिक्षा लेने के लिए युवा को हम प्रेरित करेंगे। दूसरी बात, सरकार का इतना अच्छा स्कीम अभी आया हुआ है जो धरातल पर नगण्य।
बहुत जनता का यही सेवा के साथ हम एक एक चीज़ पहुंचाएंगे और सरकार के जितना स्किल इंडिया से लेकर स्किल इंडिया हुआ, आत्मनिर्भर भारत में जो काम चल रहा है, टेक्निकल एजुकेशन दिला करके और उनको स्किल्ड कर करके काम पे लगाना। आपका क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, वहाँ सड़क का भी बड़ी जर्जर स्थिति है, उसमें कैसे आप क्षेत्र में काम कीजिएगा, जनता के लिए क्या कीजिएगा बाढ़ग्रस्त? सबसे पहले हमारे किसान भाई इस बार बहुत करीब से देखे हैं। इस बार भी मैं राहत लेकर के गया था, राहत का वितरण किया हूँ। जहाँ जहाँ जिनके घर में पानी घुसा था उनको भोजन पे ललायित थे, उनको हम सब खाना का पैकेट बनाने का और पहुंचाने का काम किया हूं। दूसरी बात, इस आपदा में जितने भी बड़े पदाधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि सब दाही हो गया, लेकिन कुछ ऐसा पंचायत है जहां आधा दाही है, आधा बचा हुआ है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, 6000 में नहीं गया है। ये राजनीतिक दोस्ता के कारण, ये कभी राजनीतिक दोस्ता नहीं होनी चाहिए थी किसान के साथ। किसान अन्नदाता है, वो किसान अन्नदाता अगर हमारे मजबूत नहीं रहेंगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। पूरा दुनिया मेरा चल रहा है, मेरा देश चल रहा है जय जवान जय किसान के नारा से। उनका फसल बर्बाद हुआ है, उनका मुआवजा कहाँ से आएगा? अभी मीनापुर में 6000 रुपया वाला बहुत ऐसा किसान है जो कोई बीघा के बीघा सफा चट हो गया है। बाढ़ का इतना कहर था वहाँ पे लोग अपना अपना वर्चस्व के लेकर के वहाँ पे 6000 वाला जो अनुदान है वो नहीं मिला है, जो उसका भी हम आवाज उठाएंगे। बिहार विश्वविद्यालय के पीजी हिंदी विभाग में शनिवार को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा का अनावरण कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे के द्वारा किया गया। अनावरण समारोह के साथ ही 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन भी विश्वविद्यालय हिंदी विभाग और दिनकर स्मृति मंच की ओर से विभागाध्यक्ष डॉक्टर सतीश कुमार राय की अध्यक्षता में किया गया। कुलपति डॉक्टर हनुमान प्रसाद पांडे ने बताया कि शनिवार को प्रतिमा का अनावरण किया गया है। बड़े हर्ष का विषय है कि हिंदी साहित्य विभाग में ही एक हिंदी के प्रख्यात विद्वान का, निर्माणकर्ता का की मूर्ति की स्थापना हुई है। ये विभाग और विश्वविद्यालय के लिए बड़े गर्व का विषय है कि एक प्रदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिंदी के विद्वान का यहाँ पर स्थापित होना आवश्यक भी था और इस दृष्टि से यहाँ की छात्र छात्राओं को प्रेरणा मिलेगी कि उनका अनुकरण करके वे अपने आप को भी ऐसे स्तर पर स्थापित कर सकें। जिला सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर शनिवार को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार सुभाष चंद्र ने अपने प्रकोष्ठ में प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया कि आगामी 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक पान इंडिया जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। साथ ही आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत जो 11 दिसंबर को आयोजित होना है, पान इंडिया जागरूकता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन जन तक विधिक सेवा प्राधिकार के बारे में जानकारी और इसके साथ चलने वाली योजनाओं, विधिक सहायता आदि के बारे में जानकारी देना है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा मोबाइल वैन से प्रचार, दूर दूर कैंपेन और पैम्पलेट का वितरण, जागरूकता शिविर का आयोजन, जेल के बंदियों के बीच जागरूकता, बाल सुधार गृह में जागरूकता, दलित बस्ती आदि में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी जन जन तक पहुंचने की योजना है। साथ ही जो लोग न्यायालय में लंबित अपने मामलों का समझौता के आधार पर निष्पादन कराना चाहते हैं, वे भी मामला लोक अदालत में भेजने के लिए न्यायालय में संपर्क कर सकते हैं। हम लोग नालसा बालसा के निर्देशानुसार पैन इंडिया लीगल अवेयरनेस कैंपेन मुजफ्फरपुर ज़िला में चला रहे हैं, जो कि 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलना है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग सभी लोगों को निचले स्तर गांव तक लोगों को बालसा नालसा के स्कीम्स को बताना और डीएलएसए के
जो DLSA का जो कार्य है उसके बारे में जानकारी देना। DLSA का कार्य है निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, कानूनी साक्षरता फैलाना, लोक अदालतों का आयोजन कराना, आपराधिक पीड़ितों को मुआवजा दिलवाना और लीगल एड प्रदान करना। और इसके अंतर्गत जो व्यक्ति आते हैं उसमें हैं महिला, बच्चे, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, आपदा पीड़ित, औद्योगिक कामगार, हिरासत में जो व्यक्ति हैं इस और जिनकी आय जो है 1.5 लाख से कम हो, वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग नालसा के निर्देशानुसार गांव में जागरूकता फैलाने के लिए डोर टू डोर विजिट का कार्य कर रहे हैं और इस कार्य के लिए हम लोगों ने बहुत सारी टीम्स बनाया है, जिसमें PLB, समाज सेवी और स्टूडेंट्स वगैरह को, लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स और जो भी गांव लेवल पर जो वर्कर्स होते हैं उनको भी हमने टीम में शामिल किया है। वो लोग रोज़ गांव में जाकर इस विधिक जागरूकता कैंपेन को सफल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। डोर टू डोर विजिट के अलावा हम लोग मोबाइल वैन्स का भी प्रयोग कर रहे हैं, लीगल एड क्लिनिक का प्रयोग कर रहे हैं और समाज सेवी के द्वारा लीगल अवेयरनेस कैंप भी किया जा रहा है। पैरालीगल वॉलंटियर्स के द्वारा भी लीगल अवेयरनेस कैंप किया जा रहा है। और शनिवार को वसुधा कल्याण आश्रम के द्वारा जल संरक्षण को लेकर एक बहुआयामी परियोजना बड़ू धारणा का शुभारंभ किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय परिसर में स्थित कल्याणेश्वर महादेव मंदिर के निकट के पोखर को आश्रम के स्वयं सेवकों ने स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छ करने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कुलपति डॉक्टर हनुमान प्रसाद पांडे ने किया एवं अध्यक्षता आश्रम की गुरु माँ मनोरमा ने की। यह वसुधा कल्याण आश्रम के द्वारा जो है हम लोग ये पोखर जो आप सामने देख रहे हैं उसको हम लोग गोद लिए और इसको पूरी तरह से निर्मल स्वच्छ करने का हम लोग जो है अभियान जारी किए हैं और यह लगातार जब तक पूर्ण रूप से ना स्वच्छ नहीं हो जाता है तब तक हम लगातार करते ही रहें। ये हमारे विश्वविद्यालय के लिए बड़ा उत्साह का विषय है कि एक स्वयंसेवी संस्था इसमें पहल करके और इनका जो उद्देश्य जैसा कि बताया गया है कि इसको एक अच्छे तरीके से डेवलप करके पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप किया जाए और इसमें हम आश्वस्त करते हैं कि विश्वविद्यालय की तरफ से जो भी नियमित सहयोग हो सकेगा वो किया जाएगा। सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है, सरकार इसको लेके पहले जल जीवन हरियाली के तहत भी ली थी। अब वो हम गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ना नहीं चाहते हैं। मैं तो अभी कुछ ही समय से हूँ, अब इससे पहले क्या हुआ है उसके बारे में तो मैं कुछ कहना भी नहीं चाहूँगा और उचित भी नहीं है। इस साल भी छठी व्रती 3 पोखरिया ब्रह्मपुरा पोखर और विश्वविद्यालय पोखर में भगवान भास्कर को अर्घ्य नहीं दे पाएंगे। इसके लिए पिछले 3 साल से छठ व्रती इंतजार कर रहे हैं। कारण सरकार से राशि के आवंटन के बाद भी तीनों पोखरों के जीर्णोद्धार का काम पूरा नहीं हो पाया है। बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम की उदासीनता में एवं उसकी द्वारा चयनित एजेंसी की मनमानी के कारण तीनों पोखरों के जीर्णोद्धार की योजना 3 साल से अधर में लटकी हुई है। पहले तीनों पोखर में छठ पूजा के लिए हजारों की संख्या में व्रती जुटते थे। यहाँ मेला लगता था, लेकिन बाद में पोखर छठ पूजा के लायक नहीं रहा। 3 साल बाद जन जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत सरकार ने शहर के 4 तालाबों के जीर्णोद्धार की योजना बनाई, जिसमें यह तीनों पोखर भी शामिल थे। सरकार ने 3 साल पहले 3 पोखरिया पोखर के विकास के लिए 84.75 लाख, ब्रह्मपुरा पोखर के विकास के लिए 1.28 करोड़ रुपए और विश्वविद्यालय पोखर के लिए 65 लाख का आवंटन किया था। काम की जवाबदेही बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम को सौंपी गई थी। उसने निविदा के माध्यम से तीनों पोखरों के विकास के लिए अलग अलग एजेंसी का चयन भी किया। 3 पोखरिया पोखर में 2 साल से गर्मी में पोखर का पानी निकाला जाता है और बरसात में भर जाता है। योजना के तहत हरियाली के तहत जो है पोखरी का जीर्णोद्धार हो रहा था
पता नहीं 2-3 साल से जो है हो ही रहा है, स्लो गति पर है। 2019 से 2021 हाँ। पहले छठ में यहाँ मेला लगता था, हजारों लोग छठ करते थे। छठ करने आते थे, छठ वर्ती। हाँ, नहीं हो रहा, नहीं इस बार भी नहीं हो पाए। देखिए ना, पोखरी की स्थिति ऐसी है कि किनारे पर खड़ा होने पर जो है आदमी डूब के मर जाएगा। पिछले कुछ दिन पहले भी घटना हुआ था, जो कि एक करीब 16-17 साल का युवक डूब गया था। फिर 5 दिन बाद जो है बच्चा भी जो है डूब गया था, लेकिन खैर मरा नहीं, बच गया। हाँ, तो ये तो अभी बहुत ही अति है, लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द इसका जो है निर्माण हो, सीढ़ी घाट वगैरह सब बने। हाँ, ताकि छठ व्रत जो है कर सके। गति बहुत धीमे है, सौंदर्य गाँव बहुत धीमे है। देखिए, जहाँ तक ज़िले में पोखरों के चयन की बात है तो उसकी संख्या बहुत अधिक है। जैसे शहर में 3 पोखर की बात जो आप बता रहे हैं, यानी मीडिया के माध्यम से जानकारी मुझे दी गई है। इस चीज़ को मैं वरीय प्राधिकारियों को संज्ञान में दूंगा, और जहाँ तक संभव हो सके जिला प्रशासन का प्रयास रहेगा कि कोई भी पर्व त्यौहार कोविड प्रोटोकॉल के तहत अच्छे ढंग से संपन्न हो। और जो शिकायतें हैं मतलब मीडिया के माध्यम से जो मिली हैं, उसको मैं अपने स्तर से ज़िले के वरीय प्राधिकारियों के संज्ञान में लाऊंगा। अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी। ऐसे जो ठेकेदार हैं या जो एजेंसियों का चयन किया गया है, उन्हें ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया जाता है, जो समय अपने काम को पूरा नहीं करते? देखिए, चूँकि ये काम संबंधित विभाग द्वारा क्रियान्वित होता है, तो वास्तविक स्थिति जो भी होगी उससे मैं उनको अवगत कराऊंगा, और अग्रेतर कार्रवाई उन्हीं के द्वारा की जाएगी। तो अगर जांचोपरांत सही पाया गया तो मैं इतना ही कर सकता हूं कि उन्हें संज्ञान में दूंगा। सर्व शिक्षा अभियान की ओर से शनिवार को समाहरणालय सभागार में डीडीसी की अध्यक्षता में प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में पढ़ाने की नई तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें विषय और विषय वस्तु को किसी गतिविधि के माध्यम से बच्चों के सामने रखने की ट्रेनिंग भी दी गई। इस दौरान कहानी, किस्से, खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के तरीके भी बताए गए। देखिए, आज समाहरणालय सभा कक्ष में शिक्षा विभाग के तत्वाधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक डीडीसी की अध्यक्षता में संपन्न की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों में गुणात्मक शिक्षा का विकास हो और खेल खेल में ही उन्हें शिक्षित किया जाए। अक्षर ज्ञान या मैथमेटिक्स की जानकारी उन्हें खेल खेल में कैसे दी जा सकती है, इस बाबत मास्टर ट्रेनरों द्वारा शिक्षकों को मोटिवेट किया गया। आज के कार्यक्रम में यह कार्यशाला था। मैं बता दूं कि शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक प्रखंड में 4 ऐसे शिक्षकों का चयन किया गया है, और जो मास्टर ट्रेनर के रूप में काम करेंगे और अपने अपने प्रखंड में अन्य शिक्षकों को इस बाबत मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। इन सबों का लब्बो-लुआब यही है कि गुणात्मक शिक्षा बच्चों में हो और खेल खेल में ही बच्चे शिक्षित हो जाएं, उनको अक्षर ज्ञान हो सके या उनके मैथ के बुनियादी बातों का ज्ञान हो सके। ये एक सकारात्मक पहल है शिक्षा विभाग की तरफ से, जिसका फ़ायदा आने वाले दिनों में ज़रूर मिलेगा। जम्मू कश्मीर सहित अन्य राज्यों में बिहारियों पर हो रहे अत्याचार जुल्म के विरोध में शनिवार को नागरिक मोर्चा, अखिल भारतीय आदित्य परिषद और श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में शहीद भगवान लाल स्मारक स्थल पर विरोध सभा का आयोजन कर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, अंजनी कुमार पाठक, आलोक कुमार अभिषेक सहित कई लोग मौजूद थे। देश के कई भागों में बिहारियों पर हो रहे अत्याचार, जुल्म और हत्या के विरोध में शहीद भगवान लाल स्मारक स्थल पर हम लोगों ने अभी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर केंद्र सरकार को ये चेतावनी दी है कि जम्मू कश्मीर अभी भारत सरकार के अधीन है, उसके बाद भी बेलगाम आतंकवादी बिहारियों को निशाना बनाकर उनकी हत्या कर रहे हैं। ये बिल्कुल अशोभनीय और शर्मनाक घटना है। बिहारियों का अगर मान सम्मान नहीं होता है, बिहारियों की सुरक्षा नहीं होता है, तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मैं उन लोगों को भी सावधान करना चाहता हूं जो दूसरे प्रांत से आकर के बिहार में कारोबार कर रहे हैं और बिहारियों के साथ गलत भेदभाव अपनाकर और उनको अपमान और
अपमानित करने का काम कर रहे हैं, उन्हें भी हम सावधान करते हैं कि अगर दूसरे प्रांत में बिहारियों को अपमानित किया जाता है तो हम अपने प्रांत में क्यों दूसरे लोगों को सम्मान दें। इसलिए अगर सम्मान पाना है तो सभी लोगों को बिहार में एक बिहारी बन करके रहना होगा। जिले के जगन्नाथ मिश्रा महाविद्यालय में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री एवं महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्री कृष्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति हनुमान प्रसाद पांडे, पूर्व मंत्री डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह सहित उपस्थित गण्यमान्य लोगों ने श्री बाबू के चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर किया। कुलपति हनुमान पांडे ने श्री कृष्ण बाबू के कृतित्व एकदम व्यक्तित्व पर विस्तार से चर्चा किया। मौके पर चिकित्सक डॉक्टर शीला शर्मा, प्राचार्य विनोद कुमार चौधरी, प्राचार्य नूतन कुमारी सहित सैकड़ों शिक्षक एवं छात्र उपस्थित रहे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जयंती समारोह को पिछले 25 वर्षों से कर रहा हूँ। इस बार पटना हेडक्वार्टर में ये जयंती नहीं हो पा रही है क्योंकि 21 अक्टूबर को महामहिम राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम हो गया, कोई हॉल नहीं मिला, संभव नहीं हुई। तो मैंने इस कार्यक्रम को पूरे राज्य में साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा, पखवाड़ा, ये पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है और कई जिलों में चल रहा है। तो कल भी मैं गया था छपरा, बहुत बड़ी सभा हुई डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जयंती समारोह का, और आज मैं 23 तारीख को मुजफ्फरपुर में हूँ। ये सच है कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो इस राज्य के मूर्धन्य नेता थे और महान स्वतंत्रता सेनानी थे, और मैं कहूँ विद्वान राजनेता, आज उनके पैरेलल में नहीं है। वैसे व्यक्तित्व की आज 134वीं जयंती समारोह डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र महाविद्यालय में चल रहा है, और मैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बारे में 2 पॉइंट चर्चा करना चाहता। एक तो मैं कहता हूँ कि वो सच्चाई है कि उनका अद्भुत भरोसा विश्वास लोकतंत्र पर था, बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था ढंग से वो काम कर रहे थे। और उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि श्री बाबू अपने चुनाव क्षेत्र में कभी आज तक वोट मांगने नहीं गए। आजीवन आज़ादी के पहले के वो प्रधानमंत्री थे और आज़ादी के बाद आजीवन मुख्यमंत्री रहे, जिनकी ये धरती है मुजफ्फरपुर। उस समय कहा जाता था कि दूसरी राजधानी मुजफ्फरपुर है। इस राजधानी में हम लोग आज श्री बाबू की जयंती मना रहे हैं, और मुजफ्फरपुर का तमाम लोगों की भावना है कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नाम पर मुंगेर में जो नई यूनिवर्सिटी बनी है उसका नामकरण किया जाए। ये आज का प्रस्ताव हम लोग के सामने आया है, सर्वसम्मत प्रस्ताव। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जाएगा और हम सब लेकर जाएंगे। यही आज का कार्यक्रम है। ऐसे श्री बाबू पर तो घंटों चर्चा हो सकता है। कितने बड़े वो विद्वान थे, कितने बड़े वो देशभक्त थे, राष्ट्रीयता उनमें कितनी भरी थी। मैं समझता हूँ कि बिहारी, कट्टर बिहारी के बारे में जो मैंने चर्चा किया, सच्चाई है कि जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो राज्यपाल ने उनको कहा कि हमारे कुछ सक्रिय जो हमारे अंग्रेज़ पदाधिकारी हैं उनको आप रख लीजिए। श्री बाबू ने कहा कि माफ़ करिए, हमारे यहाँ बहुत अच्छे पदाधिकारी बिहारी हैं। छोटी कल्याणी स्थित एक निजी मार्केट में कानू हलवाई समाज का बैठक आयोजित किया गया, जिसमें आगामी 20 नवंबर 2021 को जिले के ऑडिटोरियम में शहीद वंशी चाचा का शहादत दिवस सफल कैसे बनाएं उसको लेकर चर्चा किया गया। पूर्व कुडनी विधायक केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि बैगनीय पुल में निर्माण के लिए उन्होंने संकल्प लिया था कि तय समय सीमा के अंदर पुल न बनने पर अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। कानू महासभा के युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास गुप्ता जी का आवास है। हम लोग 20 नवंबर को शहीद वंशी चाचा जो बैरगेनिया के थे, जन सरोकार के लिए, जनता के लिए पुल बनाने के लिए आंदोलन किए थे और उन्होंने आत्मदाह कर लिए थे। उस समय निवर्तमान राजद की सरकार था, उन्होंने समय सीमा 20 नवंबर का दिया था, 20 नवंबर 1997, और जब सरकार ने पुल का शिलान्यास या निर्माण की घोषणा नहीं किए तो उन्होंने आत्मदाह किए थे। हम वैसे शहीद वंशी चाचा के शहादत समारोह कई वर्षों से पटना कृष्ण मेमोरियल हॉल में भी मनाते रहे हैं, मुजफ्फरपुर में भी मनाते रहे हैं, सीतामढ़ी में भी मनाते रहे हैं, बैरगनिया में भी मनाते रहे हैं। इस बार समाज के सभी लोगों ने तय किया कि इस बार मुजफ्फरपुर ऑडिटोरियम में वंशी चाचा का शहादत समारोह मनाया जाएगा।
साथ ही अपने समाज के इस जिला में जो भी नवनिर्वाचित पंचायती चुनाव में जो लोग जीत करके आए हैं समाज के, उनको सम्मान किया जाएगा। साथ ही जो बीपीएससी से तमाम जो बिहार सरकार की जो बड़ा सर्विस है उसमें जो लोग आए हैं उनको भी हम लोग सम्मान करेंगे। हम बताना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में कानू हलवाई समाज के जितना भी संगठन है मुजफ्फरपुर ज़िला में, चाहे वह राष्ट्रीय कानून महासभा हो, चाहे राष्ट्रीय कानून कल्याण महासभा हो, चाहे बिहार कानून कल्याण महासभा हो, चाहे हलवाई महासभा हो, जितनी भी नाम से जो कमेटियाँ चल रही हैं, सभी कमेटी के लोग इसमें हजारों की संख्या में भाग लेंगे और पटना से लेके केंद्र स्तर के नेता भी इसमें शामिल होंगे। कोरोना को मात देकर टी20 के सुरमा एक बार फिर एक दूसरे को मात देने के लिए तैयार है। 5 साल बाद हो रहे टी20 विश्व कप में शनिवार यानी आज टी20 विश्व का इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबले के साथ शुरू हो गया, लेकिन टूर्नामेंट में चर्चा और आकर्षण का केंद्र भारत पाकिस्तान मुकाबला बना हुआ है। 24 अक्टूबर रविवार को भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीम एक दूसरे के खिलाफ भिड़ंत के साथ अपने विश्व कप अभियान का आगाज करेगी। भारत टीम के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में अब तक एक बार भी जीत नहीं हासिल करने वाली बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तानी टीम ने भारत के मुकाबले के लिए अपनी कमर कस ली है। मुजफ्फरपुर के खिलाड़ियों का उत्साह देखने के लायक है, जहां पाकिस्तान को मात देने को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का हौसला अफजाई कर रहे रोहित शर्मा की कप्तानी में होने वाले टी20 मैच को लेकर जिले के इन युवा खिलाड़ियों ने कहा कि भारत पाकिस्तान को हराते आया है और इस बार भी हराएगा। बार की तरह इस बार भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हम लोग कल हराएंगे और पाकिस्तान पर जीत कर हासिल करेंगे। इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया टीम के साथ है, इंडियन टीम जीतेगा, हमेशा जीतते आया और जीतेगा भी। छठी बार फिर इंडिया टीम का पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है, इंशाल्लाह कल भी जीतेगा। हम लोग को उम्मीद है कि इंडियन टीम अच्छा परफॉर्मेंस करेगा और जीतेगा। जय हिंद, जय भारत, इंडिया चैंपियंस रहेगा, जीतेगा। इंडिया जरूर जीतेगा, इंडिया जरूर जीतेगा, इंडिया जरूर जीतेगा। पाकिस्तान को अच्छी तरह से हराएगा, रोहित शर्मा सेंचुरी मारेगा, पाकिस्तान को हरा देगा कल, पाकिस्तान को हरा देगा और हम लोग छठी बार जीत जाएंगे। हाँ, इंडिया जीतेगा। इंडिया तो एक बार नहीं 1000 बार जीतेगा और काफ़ी उत्सुकताएं हैं, काफ़ी उत्साह है हम लोगों में। इंडिया हमेशा पाकिस्तान को हराया है और जीत से कम हम लोग को गवारा नहीं है। हम ही जीतेंगे, हमेशा से जीतते आए हैं, जीत हमारी ही होगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम लोग बहुत कॉन्फिडेंस है और मोरल हाई है, खासकर धोनी के मेंटोर बनने से। ये कल हम लोग श्योर जीत रहे हैं और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। इंडिया जिंदाबाद। मिठनपुरा थाना के ठीक सामने नगर थाना क्षेत्र के जेल रोड पर एक अनियंत्रित ऑटो से टकराकर बाइक सवार घायल को स्थानीय लोगों ने आनन फानन में बाइक सवार को स्थानीय चिकित्सकों से इलाज कराया। स्थिति गंभीर देखकर अस्पताल ले जाया गया। वहीं ऑटो चला रहे चालक ने बताया कि ईंट पर चक्का चढ़ जाने के कारण ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई। मिठनपुरा थाना के पुलिस कर्मियों की मदद से ऑटो को खड़ा किया गया। वहीं स्थानीय लोग घायल व्यक्ति को लेकर सदर अस्पताल चले गए। जख्मी नहीं है, जख्मी वही है। हाँ, कैसे हुआ एक्सीडेंट, कैसे हुआ? तो ये थी आज की खबरें। कल फिर उपस्थित होंगे कुछ शहर की नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी न्यूज़ टीम को दी इजाजत। नमस्कार।